हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू लॉ में डाइवोर्स पढ़ेंगे। डाइवोर्स पर ये पार्ट 1 की वीडियो है। डाइवोर्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि इसे एक वीडियो में कंप्लीट किया जाए। आप हमारी सारे पार्ट्स डाइवोर्स के टॉपिक पर ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी हिंदू लॉज की बेयर एक्ट अपने पास रखें। चलिए ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में 4 तरह के मैट्रिमोनियल कॉजेज़ या फिर 4 तरह की मैट्रिमोनियल रिलीफ्स होती हैं। फर्स्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेकंड है नलिटी ऑफ मैरिज, थर्ड है डाइवोर्स, फोर्थ है जुडिशल सेपरेशन। हम पहली 2 रिलीफ्स को पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड रिलीफ से स्टार्ट करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एंशिएंट हिंदू लॉ में मैरिज को एक ज़रूरी संस्कार माना जाता था। इसे होली यूनियन, इटर्नल यूनियन और इनडिसॉल्युबल माना जाता था। अब ना तो ये इटर्नल रही है क्योंकि विडो री मैरिज अलाउड है, ना ही ये इनडिसॉल्युबल रही है क्योंकि डाइवोर्स अलाउड है। जब भी हम डाइवोर्स का जिक्र करते हैं, हम 3 थ्योरीज़ का जिक्र ज़रूर करेंगे, जो कि है गिल्ट थ्योरी या फॉल्ट थ्योरी, सेकेंड है कंसेंट थ्योरी और थर्ड है ब्रेकडाउन थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज़ को सेक्शन 13 और सेक्शन 13B अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। आज हम पहली थ्योरी, जो कि गिल्ट थ्योरी या फॉल्ट थ्योरी है, उसे पढ़ेंगे। इस थ्योरी के हिसाब से डाइवोर्स तभी ग्रांट किया जाएगा जब एक स्पाउस ने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि डाइवोर्स का एक ग्राउंड माना गया है। ये थ्योरी पार्टीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ये एक स्पाउस को गिल्टी पार्टी बनाता है और वहीं दूसरे स्पाउस को इनोसेंट पार्टी। गिल्ट थ्योरी का नाम विद पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ फॉल्ट थ्योरी कर दिया गया था। इस गिल्ट थ्योरी या फॉल्ट थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट भी इनकॉर्पोरेट करता है। जैसे कि जो इनोसेंट पार्टी होगी वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उस मैट्रिमोनियल ऑफेंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पार्टी ने क्रुएलिटी की है दूसरी पार्टी पर, तो पहली पार्टी बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं की होगी दूसरी पार्टी को और वो बिल्कुल ही इनोसेंट होगी इस पूरे प्रकरण में। दूसरा प्रिंसिपल है, यहाँ पर गिल्ट या फॉल्ट कॉन्शियस भी हो सकता है और प्रोविडेंशियल यानी कि अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कॉन्शियस फॉल्ट वो होता है जो एक पार्टी जानबूझकर करती है, जैसे कोई पार्टी अडल्टरी कमिट करती है, और प्रोविडेंशियल या अनकॉन्शियस फॉल्ट वो होता है जो एक पार्टी के बस में नहीं चीज़ होती फिर भी उससे कमिट हो जाती है, जैसे कि इंसैनिटी एक ग्राउंड है। गिल्ट थ्योरी के इन्हीं प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए लेजिस्लेचर ने हमें सेक्शन 13 दिया है, जहां पर वेरियस ग्राउंड्स पर पार्टीज़ को डाइवोर्स मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पर एक पार्टी का फॉल्ट है और दूसरी पार्टी इनोसेंट है। सेक्शन 13(1) जो है वो ऐसा केसेस को कवर करता है जो मेल पार्टी का फॉल्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्टी का भी, लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो है वो खाली ऐसे केसेस को कवर करता है जहां पर मैट्रिमोनियल ऑफेंस हस्बैंड के द्वारा वाइफ के अगेंस्ट किया गया है। आज हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी वीडियो को पॉज करें और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 को एक बेयर रीडिंग दीजिए अपनी बेयर एक्ट में। आई होप आपने अभी सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया होगा। अगर आपने सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स या फिर कुछ ग्राउंड्स गिवन हैं जिनके बेसिस पे बोथ हस्बैंड या वाइफ को डाइवोर्स मिल सकता है। फर्स्ट ग्राउंड यहाँ पर अडल्ट्री है, सेकेंड ग्राउंड क्रुएल्टी, थर्ड डिजर्शन, फोर्थ कन्वर्जन, फिफ्थ इंसैनिटी, सिक्स्थ लेप्रेसी, सेवन्थ वेनीरियल डिजीज़, एट्थ रिनाउंसिएशन और जो 9th है वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। यहाँ पर लेप्रेसी को हमने स्टार लगाया है क्योंकि लेप्रेसी रिसेंटली रिपील हो चुका है एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। कहने का मतलब कि अगर आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड को लेप्रेसी है तो इस ग्राउंड पर दूसरे स्पाउस को डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। चलिए आइए आज हम अपना पहला ग्राउंड जो कि अडल्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 अडल्ट्री को एक ग्राउंड मानता है डाइवोर्स के लिए। हालांकि ये सेक्शन इसे डिफ़ाइन नहीं करता है कि क्या अडल्ट्री होती है। अडल्ट्री को आप सरल भाषा में ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक मैरिड पर्सन किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है पर ये जो कोई और पर्सन है ये उसकी खुद की बीवी या पति नहीं है।
और अभी भी उसकी शादी जारी है, मतलब कि वो अभी भी एक शादीशुदा बंधन में बंधा हुआ है, तो ऐसी एक्ट को हम अडल्ट्री बोलेंगे। ये एक मेल भी कमिट कर सकता है और एक फ़ीमेल भी। अडल्ट्री एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस होने के साथ साथ एक क्रिमिनल ऑफेंस भी था हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेक्शन 497 आईपीसी जो अडल्ट्री को पनिश करता था, वो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। पर ये अभी भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड ज़रूर बना हुआ है। हम जब आईपीसी पढ़ेंगे तब हम 497 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे लिए यही जानना काफ़ी है कि ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड है और यहाँ पर डाइवोर्स अडल्ट्री के बेसिस पे हस्बैंड भी ले सकता है और वाइफ भी ले सकती है। एक बार फिर से अडल्ट्री के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्पाउस किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है। ये अन्य व्यक्ति उसका खुद का पति या पत्नी नहीं है और वह ये जानता भी है कि ये अन्य व्यक्ति उसका ना तो पति है ना पत्नी है। वो कॉन्शियसली ये करता है। और लास्ट एसेंशियल है कि मैरिज उस टाइम तक आपकी जारी होनी चाहिए। मैरिज ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टिल सबसिस्ट। अगर ये सभी एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो अडल्ट्री के बेसिस पे डाइवोर्स का ग्राउंड तैयार हो जाता है। आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि 1976 से पहले अगर एक सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री होती थी तो उसके बेसिस पे डाइवोर्स नहीं मिलता था, सिर्फ जुडिशल सेपरेशन की रेमेडी मिलती थी। डाइवोर्स लेने के लिए 1976 से पहले आपको ये बताना पड़ता था कि जो रिस्पोंडेंट है, जो डिफ़ॉल्टर पार्टी है, वो लगातार अडल्ट्री में रह रही है। पर आफ्टर 1976 इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री इज़ इनफ फॉर डाइवोर्स। यहाँ हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की। बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे केस में ऑब्वियसली पिटिशनर पर ही होता है। पिटिशनर को ही ये साबित करना है कि रिस्पोंडेंट ने अडल्ट्री कमिट की है। हाउएवर, सिंस ऐसी चीज़ें समाज में खुले तौर पर नहीं होती, ये बड़े ही चुपचाप से बड़ी ही सीक्रेसी में कमिट की जाती है, इसलिए इनका डायरेक्ट एविडेंस देना इम्पॉसिबल होता है मोस्ट केसेस में। तो कोर्ट्स ऐसे केसेस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर भी काम चलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक क्रिमिनल केस में गिल्ट प्रूव करने के लिए जो ऑफेंस होता है, जो गिल्ट होती है एक्यूज्ड की, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करनी होती है। लेकिन एक सिविल केस में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इस्टेब्लिश कर ले, यानी कि 51% भी गिल्ट इस्टेब्लिश कर ले तो भी काफ़ी है। वैसे ही डाइवोर्स लेने के लिए अडल्ट्री के ग्राउंड पे आपको सिर्फ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस दे के इतना सा साबित करना है कि रिस्पोंडेंट या फिर डिफ़ॉल्टर पार्टी ने अडल्ट्री कमिट की है और सामने वाली पार्टी इसे डिनाई ना करे या ना कर पाए। ये था हमारा आज का लेक्चर फॉल्ट या गिल्ट थ्योरी और अडल्ट्री पर। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर चाहिए या एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।